मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रियंक पटेल और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑटोमोबाइल कंपोनेंट डिज़ाइन सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में और उसी के साथ उसका एक टॉपिक जनरल डिज़ाइन प्रोसीजर के ऊपर भी थोड़ी नज़र डालेंगे। अब ऑटोमोबाइल कंपोनेंट डिज़ाइन की बात करें तो ऑटोमोबाइल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिनके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि स्पेशली पावर डिलीवरी के साथ जुड़े हुए हैं। तो हम उन्हीं कंपोनेंट्स के डिज़ाइन के बारे में इस सब्जेक्ट के अंदर देखने वाले हैं। उन कंपोनेंट्स के अंदर सबसे पहला कंपोनेंट है इंजन। अब इंजन की बात की जाए तो इंजन के अंदर भी बहुत सारे सब कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी डिज़ाइन आज हम इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं। उसी के साथ इंजन के अलग अलग जो पार्ट्स आते हैं उनका फंक्शन, उनके रिक्वायरमेंट्स, ये सभी चीज़ के ऊपर नज़र डालेंगे इंजन के डिज़ाइनिंग के अंदर। इंजन के बाद अगर कोई दूसरा क्रूशियल कंपोनेंट है गाड़ी के लिए तो वो होता है गियर बॉक्स। अब ऑटोमोबाइल कंपोनेंट डिज़ाइन के अंदर गियर बॉक्स का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है। गियर बॉक्स के बहुत सारे टाइप्स आते हैं, उन सब टाइप्स के बारे में, उन सब टाइप्स के फंक्शन, उन सब टाइप्स के रिक्वायरमेंट, कौन सा गियर बॉक्स कैसे यूज़ होता है, कैसे काम करता है, कहाँ पर यूज़ होता है, तो इन सब चीज़ों का हम इसी सब्जेक्ट के अंदर गियर बॉक्स डिज़ाइनिंग के अंडर में स्टडी करने वाले हैं। अगर गियर बॉक्स के बाद दूसरा कोई कंपोनेंट आता है तो वो होता है क्लच, जो कि इंजन और गियर बॉक्स के बीच में लगता है। अगर क्लच की बात करें तो क्लच के भी बहुत सारे टाइप्स आते हैं, टू व्हीलर से लेके फोर व्हीलर और आगे भी बहुत सारी गाड़ियां होती है जिनके अंदर क्लच यूज होता है। तो उन्हीं क्लच के अलग अलग टाइप्स, उनके फंक्शन, उनके डिजाइनिंग के बारे में हम क्लच डिजाइनिंग के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अगर क्लच के बाद दूसरा कोई कंपोनेंट आता है तो वो आता है प्रोपेलर शाफ्ट। अगर प्रोपेलर शाफ्ट की बात की जाए तो प्रोपेलर शाफ्ट के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स के प्रोपेलर शाफ्ट आते हैं, उन सबके टाइप्स, फंक्शन, डिजाइनिंग, उन सब चीज़ों को हम प्रोपेलर शाफ्ट वाले चैप्टर के अंडर में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आएगा डिफरेंशियल। अगर डिफरेंशियल की बात की जाए तो यहाँ पर मैंने आपको एक इलुस्ट्रेशन दिखाया है डिफरेंशियल का। अब डिफरेंशियल के बहुत छोटे छोटे और प्रिसाइज कट किए हुए पार्ट्स होते हैं जिन पार्ट्स की डिजाइनिंग बहुत ही ध्यान देके की जाती है। तो उन सब डिजाइन के फैक्टर्स और उन सब डिजाइन के कंसिडरेशन के साथ साथ उसकी प्रोसीजर भी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद अब आते हैं हम जनरल डिजाइन प्रोसीजर के अंदर। तो जनरल डिजाइन प्रोसीजर सबसे पहले तो किसे कहा जाता है, तो जो प्रोसीजर किसी भी मशीन को डिजाइन करने के लिए फॉलो की जाती है उसे कहा जाता है जनरल डिजाइन प्रोसीजर। अब यहाँ पर हम कोई स्पेसिफिक एक मशीन की बात नहीं कर रहे हैं, हम जनरल मशीन की बात कर रहे हैं जो आप दुनिया के किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ कर सकते हो। और ये जनरल डिज़ाइन प्रोसीजर को हमने नॉर्मली 10 इजी पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके रखा है। अब अगर पहले पार्ट की बात की जाए तो सबसे पहला स्टेप आता है यहाँ पर रिकॉग्निशन ऑफ रीड। मतलब कि आपको कंपोनेंट के अंदर जो डिज़ाइनिंग करना है और वो डिज़ाइनिंग से जो मशीन बनाना है वो मशीन किस चीज़ के लिए चाहिए, उसकी ज़रूरत क्या है सोसाइटी को। अगर आप वो मशीन नहीं बनाओगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा और आपको वो मशीन किस चीज़ के लिए बनाना है। मतलब कि आप जो प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हो वो प्रोडक्ट की ज़रूरत क्या है, कितनी है और किस तरह से है, वो हमें सबसे पहले स्टेप के अंदर आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 की बात करें तो वो आता है सिंथेसिस यानी कि मैकेनिज्म सिलेक्शन। मतलब कि आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि मुझे कोई स्पेसिफिक काम करने के लिए मशीन बनाना है, तो उस मशीन को काम पे लगाने के लिए आपको कोई मैकेनिज्म चाहिए होगा जो काम करके देगा। तो वो मैकेनिज्म का जो सिलेक्शन है वो होता है स्टेप 2 के अंदर। ये एक बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जिसकी ऊपर मेनली हम ये सब्जेक्ट के अंदर फोकस करने वाले हैं। उसके बाद आता है स्टेप नंबर 3 यानी कि एनालिसिस ऑफ फोर्सेस। मतलब कि आपने एक बार मैकेनिज्म जो है उसे डेवलप कर दिया है, अब आप उस मैकेनिज्म के ऊपर लगने वाले अलग अलग फोर्सेस का एनालिसिस करेंगे और ये जानेंगे कि उस मैकेनिज्म के अंदर आपको कौन सी चीज़ें वीक है, कौन सी चीज़ें स्ट्रांग है और कौन सी चीज़ें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। तो उसे बोलते हैं एनालिसिस ऑफ फोर्स। अगर स्टेप नंबर 4 की बात करें तो वो है मटीरियल सिलेक्शन। एक बार आपको फोर्सेस का पता चल गया, अब आपको फोर्सेस के अकॉर्डिंग मटीरियल्स जो है उनका सिलेक्शन करना है। मतलब कि अलग अलग सिचुएशन के कारण आपको अलग अलग मटीरियल का सिलेक्शन करना पड़ सकता है। अब आते हैं स्टेप नंबर 5 के ऊपर। तो स्टेप नंबर 5 है डिटर्मिनेशन ऑफ मोड ऑफ फेलियर। मतलब कि आपने एक बार मटेरियल का सिलेक्शन कर लिया, फिर आपको उन मटेरियल की वैल्यूज जो है वो पता है, तो उन वैल्यूज को कैलकुलेशन में लेके आप ये डिफाइन कर सकते हो कि आपका जो पार्ट है, आपका जो मशीन है, वो मैक्सिमम कौन से एटमॉस्फेयर सॉरी वो मैक्सिमम कौन से इन्वायरमेंट के अंदर काम कर सकता है और कितना लोड ले सकता है। अब आते हैं हम स्टेप नंबर 6 के ऊपर जो है सिलेक्शन ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। मतलब कि आप अपने मशीन को जिन इन्वायरमेंट के लिए डिजाइन कर रहे हो उन इन्वायरमेंट से कई टफ इन्वायरमेंट के लिए आपको एक्चुअली में मशीन को डिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि जो सिचुएशंस होती है वो ऑलवेज सेम नहीं होती। तो आपको डिजायर सिचुएशन से भी ज्यादा खराब सिचुएशन के लिए आपके मशीन को डिजाइन करना है, तो उसके लिए आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेनी पड़ेगी। एज एग्जाम्पल की बात करें तो आप किसी मशीन
मशीन को 10 किलोग्राम वेट के काम करने के लिए बना रहे हो तो आपको एक्चुअली में उसकी कैपेसिटी 20 किलो से 25 किलो रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो अपने जो सिचुएशन के अंदर काम कर रहा है वो सिचुएशन जो है वो चेंजेस हो सकती है और उसके ऊपर ओवरलोडिंग भी आ सकता है। अब आते हैं स्टेप नंबर 7 के ऊपर, तो वो है डिजाइन ऑफ एलिमेंट्स। मतलब एक बार आपने मैकेनिज्म का सिलेक्शन कर लिया, मटेरियल का सिलेक्शन कर लिया, उसके बाद आपको उस मशीन के अंदर जितने भी छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं उनकी डिजाइनिंग करनी है और उनकी डिजाइनिंग फाइनलाइज करने के बाद आपको स्टेप 8 के अंदर उन डिजाइनिंग में थोड़े मॉडिफिकेशन करने हैं जो कि फिजिकल लॉ के आधार पर किए जाते हैं। अब अगर स्टेप नंबर 9 के ऊपर आए तो वहां पर आएगा डिटेलिंग ड्राइंग। मतलब आपको मैन्युफैक्चर करने से पहले डिटेलिंग में ड्राइंग करना पड़ेगा जिस बेसिस के ऊपर आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। और स्टेप नंबर 10 यानी कि लास्ट स्टेप में आएगा प्रोडक्शन। मतलब कि आपने जो ड्राइंग्स फाइनलाइज कर लिए है उनके ऊपर से आपको डिजाइनिंग कंप्लीट करने के बाद प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।